हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4। मैं आपको आपकी न्यू बुक से पढ़ा रही हूँ सोशल साइंस की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? न्यू बिगनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स। तो ये हमारा किस में आता है, कवर होगा? हिस्ट्री में होगा। जो पहले के 2 चैप्टर्स हमने किए हैं थीम ए के, वो ज्योग्राफी में कवर हो रहे थे। और जो आज का चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, ये थीम बी में से है और ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका। आपकी एक ही बुक में चारों सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अलग अलग बुक्स नहीं है आपकी, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहे। और दूसरी बात, आप क्लास 7 की एसएसटी साइंस और हिंदी की वीडियोस बेटा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, न्यू बिगनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू होता है हमारा एक कोट से। ये कोट किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन है आपके? चाणक्य। चाणक्य को तो सब जानते हैं ना, बट उनका दूसरा नाम जो था वो कौटिल्य था, ठीक। तो चाणक्य ने एक कोट लिखा था, उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा था उन्होंने? द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। तो मतलब किंगडम कैसा होना चाहिए? किंगडम जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करना है? बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल। जो उसकी कैपिटल है, किसी भी राज्य की कैपिटल होती है, जैसे आपकी इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है हमें? फोर्टिफिकेशन से। फोर्टिफिकेशन मतलब आप चारों तरफ एक बहुत बड़ी बड़ी सी दीवारें बना दीजिए ताकि दुश्मन वहाँ पर आकर अटैक नहीं कर सके। बेसिकली फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन समथिंग बाय एडिंग समथिंग टू इट, ठीक है, उस चीज़ को और मजबूत बनाना। तो जब आप चारों तरफ से घेरा कर लेते हैं तो दुश्मन जो है आपको अटैक नहीं कर सकता। लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे दीवारें बनानी है? एंड टाउन्स एट द फ्रंटियर्स, जहाँ पर आपके कैपिटल है वहाँ पर, और दूसरा जो आपके छोटे छोटे टाउन्स हैं और जो फ्रंट पे हैं, ठीक है ना, जहाँ से एनिमी के आने के बहुत चांसेस होते हैं वहाँ पे। द लैंड शुड नॉट ओनली बी केपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज़। तो जो आपकी लैंड है, मतलब जो आपका एरिया है, वो सिर्फ इतना ही ना हो कि सिर्फ आप ही के लोग वहाँ पर रह सकें। अगर कहीं पर कोई विपदा आ गई है, कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, कहीं फ्लड आ गया है या कहीं सूखा पड़ गया है, तो अगर वहाँ के लोग भी आकर आपके राज्य में रहना चाहें तो वो रह सकें। आपके राज्य इतना बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी ब्यूटिफुल बींग एंडोर्ड विथ कल्टिवेबल लैंड। आपका राज्य बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसके अंदर कल्टिवेबल लैंड होनी चाहिए, मतलब ऐसी लैंड जो फर्टाइल हो, जहाँ पर आप क्रॉप्स वगैरह उगा सकें, अपना एग्रीकल्चर कर सकें। माइंस होनी चाहिए, टिम्बर फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट एंड गुड पास्चर्स रिच इन कैटल। तो वहाँ पे आपके क्या क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए, बहुत सारे आपके जंगल होने चाहिए। एलिफेंट फॉरेस्ट, जहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स होने चाहिए। पास्चर्स मतलब ग्रीन कलर का ग्रास बहुत होनी चाहिए, ताकि जो कैटल्स हैं, जो आपके काव, बफलो, ये सब हैं, ये सब जब आप चरवाने जाते हैं वो आराम से वहाँ पे खाना खा सकें। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन ओनली ऑन रेन फॉर वाटर। खाली उसको रेन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास अपने वाटर के रिजर्वायर्स या फिर वाटर के बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, वेल्स वगैरह होने चाहिए जहाँ से आप पानी ले सकें। खाली ये नहीं सोचें कि जब रेन आएगी तो हमारी क्रॉप्स को पानी मिलेगा, हमारे लोग पानी पिएंगे, ऐसा नहीं। इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज। वहाँ अच्छी सड़कें होनी चाहिए और अच्छे पानी के साधन होने चाहिए। इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़। तो आपकी जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब आपको हर तरह की चीज़ें वहाँ उगानी है। ऐसा नहीं खाली एक राइस या वीट उगा लिया, बाकी सब चीज़ें भी उगानी चाहिए। प्रोडक्टिव इकोनॉमी होनी चाहिए एंड वाइड वैरायटीज़ ऑफ कमोडिटीज़, आपके पास सारी कमोडिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। चलो अभी हमें इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनको रीड करते हैं और थोड़ा सा उसका आंसर देखते हैं, आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। पहला है, व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब कि पहली जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म होने के बाद दूसरी जब आई तो उसको उन्होंने कहा सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो इसमें द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, इट रेफर टू द रिवाइवल ऑफ अर्बन लाइफ अराउंड द फर्स्ट मिलेनियम BCE, स्पेशली इन द गंगा प्लेन्स, पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन एंड नियर बाय रीजन।
मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी इंडिया की, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो जब ख़त्म हो गई, उसके बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन आई तो उसको कहा गया सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अनलाइक द अर्लियर हड़प्पन सिटीज, जिसे जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, दिस फेज सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज सपोर्टेड बाय आयरन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड जनपदास एंड महाजनपदास। तो वो बोल रहे हैं कि पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, लेकिन अब जब दूसरी अर्बनाइजेशन आई हमारी, उसके अंदर नई नई चीज़ें आई। क्या आया? नए नए टाउन्स आए, नए सिटीज़ आए, ट्रेड के नए रास्ते खुल गए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, और जनपदास और महाजनपदास भी आ गए। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इनटू जनपदास एंड महाजनपदास, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जो कि रूल करेंगी। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड बिकॉज, अब इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बोला? बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय लॉन्ग रूरल फेज आफ्टर द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, उसके बाद बहुत टाइम तक विलेज वाला फेज चला था। ठीक है। टाउन सिटीज़ ये सब नहीं था, गांव वाला काम चला था, पूरा गांव बस गया था। फिर उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ, जिसे हमने बोला सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है। जब टाउन्स और सिटीज़ और टेक्नोलॉजी वगैरह आने लग गई। कैसा फ़र्क होता है ना गांव में और शहर में, तो वही फ़र्क था। पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद गांव शुरू हो गया, उसके बाद दोबारा से अर्बनाइजेशन आया, फिर से टाउन सिटीज़ आए, जिसे हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन था वहाँ, वाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडिया अर्ली हिस्ट्री? ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो जनपदास और महाजनपदास जो हैं, दे मार्क द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज स्टेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब जब ये बने जनपद और महाजनपद, तो इनकी वजह से जो स्टेट्स थे ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए। दे वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये इम्पॉर्टेंट क्यों थे? दे डेवलप्ड स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विद रूलर्स एंड असेंबलीज। मतलब अब देश को चलाने, मतलब उस सिविलाइजेशन को चलाने के लिए प्रॉपर लोग आ गए थे। जब तक कोई लोग नहीं होते तब कोई कुछ भी करता है अपनी मर्जी का, राइट। बट इनकी वजह से एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना, जहाँ पर रूल करने के लिए, उस जगह को चलाने के लिए लोग आ गए और असेंबलीज बन गई। दूसरा क्यों इम्पॉर्टेंट है वो? इट एनेबल्ड द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रिलीजन वगैरह, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब भी आ गए। ठीक। सम प्रैक्टिस अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे वज्जी, डेमोक्रेसी भी आ गई। जैसे आज हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है, उस टाइम भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। दे लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एम्पायर्स लाइक मगध एंड मौर्य। तो इसी सेकेंड अर्बनाइजेशन ने ही ये जो आपके जनपदास और महाजनपदास आए, इनकी वजह से ये फ्यूचर एम्पायर फाउंडेशन बनाई उन्होंने, जिसके बाद फ्यूचर एम्पायर आया, किसका? मगध और आपका मौर्य का। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व? तो वहाँ पे कौन सा गवर्नेंस, मतलब किस टाइप की गवर्नमेंट आ गई थी सेकेंड अर्बनाइजेशन में? तो जो जनपदा और महाजनपदास थे, इन्होंने दो मेन टाइप ऑफ गवर्नेंस लाए। वो कौन सी? एक मोनार्क। मोनार्क क्या होता है बेटा? जिसके अंदर किंग या क्वीन रूल करते हैं। ठीक है। जिसे राजा भी बोलते हैं, और ये हेरिडिटी चलता है, राजा का बच्चा फिर से रूल करेगा, इस टाइप से। इट वॉज सपोर्टेड बाय मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ एल्डर्स। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल, जैसे मगधा और कोसाला। तो इस टाइप का उन्होंने गवर्नर, इस टाइप के शासक वहाँ पर आ गए, जिन्होंने, जहाँ मिनिस्टर्स भी थे, काउंसिल्स भी थे। दूसरा रिपब्लिक और गण संघर्ष। ठीक। अब यहाँ पे पहला तो आपका मोनार्क आ गया, दूसरा आ गया रिपब्लिक। इसमें क्या था? पावर रेस्टेड विद द असेंबलीज, जिसे कहते थे सभा समिति। मतलब जो पावर थी वो असेंबलीज के पास थी। रूलर्स वर सेलेक्टेड और इलेक्टेड बाय वोट होता था, और वहाँ पे फिर लोग मतलब जीतता था, जो उसको बनाया जाता था वहाँ का रूलर। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली, मतलब एक साथ मिलकर वो डिसीजंस पे आते थे, ऐसा नहीं जिसका जो मन किया वो किया। Now let us recall the early second millennium BCE, that is few centuries after 2000 BCE। तो पहले आप जान लो कि बच्चों फर्स्ट मिलेनियम ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, ताकि आपको आगे चल के सब क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट मिलेनियम BCE का मतलब है
It refers to period of 1000 years before the common era, from 1000 BCE to 1 BCE. मतलब जो आपका 1000 ईयर पहले, बिफोर द कॉमन एरा. बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, 1000 साल पहले बीसी के, तब सेकंड मिलेनियम था. और ये बीसी जो होता है वो सेम होता है, किसकी तरह होता है, वो बीसी की तरह. बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से जो पहले का समय था वो बीसी था, उसी को वो बीसीई भी बोलते हैं. तो फर्स्ट मिलेनियम बीसी क्या हुआ, पहले 1000 ईयर्स बिफोर 1 CE. अब 1 CE को क्या कहते हैं, 1 AD भी कहते हैं. AD का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब क्या, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. और लॉर्ड कौन है यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट. ठीक, सो इस ये AD रेफर करता है ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो ये AD हो गया. अब मान लो एक एग्जाम्पल लो, लिखा हो AD 2025, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2025 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि AD की फुल फॉर्म हमारी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. अब BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट. ठीक, अगर कोई कहेगा 500 BC, इसका मतलब हुआ 500 साल पहले क्राइस्ट जब जन्मे थे, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो वो हो गया. अब BCE क्या है, अभी मैंने तुम्हें बताया था बिफोर कॉमन एरा इसकी वो है फुल फॉर्म, लेकिन ये नॉन रिलीजियस है. इसको BCE और BC दोनों सेम है, लेकिन BC क्या है, वो क्राइस्ट से रिलेटेड है, तो मतलब वो रिलीजियस हो गया. लेकिन BCE जो है वो रिलीजियस नहीं हुआ, वो मतलब वो सेक्युलर है. लेकिन दोनों सेम है, BCE कहो या BC कहो. सो इट रेफर्स टू सेम ईयर्स एज BC. और अगर कोई कहेगा 500 BC, तो इसका मतलब यही होगा 500 BC, मतलब 500 साल पहले, बिफोर द क्राइस्ट के जन्म से. ठीक है. CE क्या है, कॉमन एरा. ये किसका वर्जन है, इट इज़ सेकुलर वर्जन ऑफ AD. ठीक है, उसका सेकुलर वर्जन है, मतलब आफ्टर क्राइस्ट, उसको CE भी बोलते हैं. इट रेफर टू सेम एज AD. एग्जाम्पल 2025 CE का मतलब क्या हो गया, 2025 साल बाद में क्राइस्ट के जन्म के. आप बोलोगे मैम कितना टाइम वेस्ट करिए, बट बेटे ये सब टर्म्स आपको आ जाएंगी ना, तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको. राइट, आपको आगे पढ़ने में आपको ये टर्म्स आनी चाहिए, बिफोर क्राइस्ट क्या और ये सब क्या, ताकि ईजिली आप समझो. अब हम समझते हैं. लेट अस रिकॉल दैट इन अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, दैट इज़ फ्यू सेंचुरीज आफ्टर 2000 BC. अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ. द इंडस हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही सारे नाम है, इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते थे, विच वी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन डिसइंटीग्रेटेड. तो उस टाइम पे ये सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. सम ऑफ इट सिटीज़ वर अबैंडन्ड, इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग इन देयर बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल. तो कुछ सिटीज़ को लोग छोड़कर, अबैंडन मतलब सिटीज़ को लोग छोड़कर चले गए थे, और कुछ जगह पर लोग विलेज की तरह रहने लग गए थे. वो सिविलाइजेशन किस तरीके से ख़त्म हुई, बहुत सारे रीजंस कहे जाते हैं उसके. बोला जाता है कि शायद फ्लड्स आ गए, या वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ब्रेक हो गया, या ऐसी कई चीज़ें हो गई जिससे कि वहाँ से लोग चले गए. दे हैड टू, सिंस ऑल द components of the Harappan urban order had disappeared, elaborate structures, both private and public, crowded streets and busy markets, different communities with specialized occupation, metalsmiths, potters, builders, weavers, craft people and so on. वो कहना चाह रहे हैं कि उनको विलेज का लाइफस्टाइल इसलिए अपनाना पड़ गया था क्योंकि वहाँ से ये सब लोग, जो क्राउडेड स्ट्रीट्स थी, सब लोग थे, सब चीज़ें डिसअपियर हो गई, मार्केट्स वगैरह सब हट गई थी, वहाँ पे कोई नहीं था. वीवर, बिल्डर, पॉटर सब लोग जा चुके थे, इसलिए उनको विलेज का लाइफस्टाइल अपनाना पड़ा था. A writing system, a sanitation system, the presence of an administration, and behind it all, a larger state structure with a ruling class at the head. वो कह रहे हैं कि हर चीज़ चली गई थी. सैनिटेशन सिस्टम ख़राब हो गया था, वहाँ पे कुछ राइटिंग नहीं थी, कुछ ट्रेड नहीं होता था, और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे रूल कर रहे थे लोग, वो भी वहाँ से जा चुके थे, कोई वहाँ नहीं था. इसलिए वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंड होना ही पड़ा, और वहाँ पे एक विलेज का लाइफस्टाइल आ गया, लोग इसी तरीके से रहने लग गए. And for the whole millennium, urban life remained absent from India, though there may have been few towns here and there in North India. तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से जो अर्बन टाउन्स थे वो तो ख़त्म ही हो चुके थे पूरे इंडिया से. हाँ, एक आधा टाउन आपको दिख जाता होगा नॉर्थ इंडिया में, लेकिन बाकी सब चला गया था, सिर्फ एक विलेज लाइफस्टाइल लोगों के पास रह गया था.
विलेज में क्या फ़र्क होता है बच्चों, ऐसे ही झोपड़पट्टी बना लेते हैं, नदी के किनारे रहने लगते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं पकाते हैं, वहीं बर्तन धो लेते हैं। पर जैसा विलेज में कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं होता है, तो उस तरह की लाइफ वो लोग लीड करने लगे। अभी देखो डायग्राम में आपको फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन दिखा रहे हैं विच हेल्प महाजनपदास टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। फर्टाइल जगह थी, एग्रीकल्चर हो गया बहुत अच्छा, वहाँ पे ट्रेड होने लगा और वो जगह प्रॉस्पर कर गए, मतलब ग्रो कर गए। इंडीड देयर वर इम्पॉर्टेंट रीजनल कल्चर्स विच वी नीड टू स्टडी है। तो हमें अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रीजनल कल्चर है जो हम स्टडी करेंगे। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE अ वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगैन इन द गंगा प्लेन्स। तो बहुत समय तक, 1000 साल तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद फर्स्ट मिलेनियम BCE में एक न्यू फेज आया अर्बनाइजेशन का, जो कि दोबारा से कहाँ आया, गंगा प्लेन्स में, पार्ट्स ऑफ द इंडस और सिंधु बेसिन एंड नेबरिंग रीजन्स। तो कौन से पार्ट्स थे वो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ही पार्ट्स थे एंड उसके नेबरिंग रीजन्स थे, विच ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे वो दूसरे सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स के उसको कवर करता गया, वहाँ तक स्प्रेड कर गया, वहाँ तक फैल गया। हाउ डू वी नो दिस, तो हमको ये सब बातें कैसे पता चली कि न्यू अर्बनाइजेशन आ गई अचानक से? ये हमें दो सोर्सेज से पता लगता है। कैसे? पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन और दूसरा एंशिएंट लिटरेचर। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का मतलब, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि खोद कर अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ पे खोदते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। अगर उनको मान लो, वहाँ एक्सकवेशन का क्या मतलब होता है, खोदना, राइट। तो अगर उन्हें खोदते खोदते वहाँ पे मान लो कोई सिक्का मिल गया पुराने ज़माने का, तो वो उसको पूरा स्टडी करते हैं कि ये सिक्का कौन से टाइम का है, इसके ऊपर कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, क्या लिखा है, कौन से लैंग्वेज है, किस टाइम का है, किस रूलर किस किंग का है, पूरी स्टडी करते हैं। तो उन्हीं की वजह से आज हम अपनी हिस्ट्री को जान पाते हैं। तो इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। Archaeological excavation that have confirmed the existence of those ancient urban centers। तो उन्होंने confirm किया कि ऐसे ancient urban centers थे वहाँ पर। दूसरा ancient literature, मतलब पुरानी किताबें हमें मिली हैं जहाँ से हमें पता चला कि ऐसी urbanization आई थी। Describing them, late Vedic, Buddhist and Jain literatures are full of references to these new urban center। तो वो जो लिटरेचर थे, जो बुक्स थी, जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म की थी, उनके अंदर जगह जगह पे उन्होंने इस चीज़ को रेफ़र किया था कि ये अर्बनाइजेशन आई थी यहाँ पे। इन सब से प्रूव होता है कि फर्स्ट मिलेनियम BC में ये अर्बनाइजेशन इवॉल्व हो गई थी। दिस न्यू फेज इज़ ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस न्यू फेज को ही इंडिया का दूसरा अर्बनाइजेशन कहा जाता है, विच इंसिडेंटली हैड्स कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे। तो जो अब तक कंटिन्यूड हो रही है, ठीक है, वही अर्बनाइजेशन अब तक चली आ रही है। लेट्स सी हाउ दिस फेज इमर्ज। अब देखते हैं कि ये फेज आया कैसे। इतना तो हमें समझ में आ गया, हड़प्पन चली गई, हड़प्पन का डाउनफॉल हो गया, उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे विलेज या रूरल एरियाज थे, उसके बाद अचानक 1000 साल के बाद वहाँ पे एक न्यू अर्बनाइजेशन आ गई। तो अब हम करेंगे जनपद एंड महाजनपद। अब जनपद क्या होता है, पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। जन मतलब लोग और पद मतलब उनके पैर, मतलब जहाँ लोगों के पैर पड़ गए उस एरिया को हमने कह दिया जनपद, ठीक है। मतलब ये कोई वैसा नहीं है कि कोई एक लीडर बन गया या कोई एक रूलर बन गया, नहीं। जनपद मतलब जहाँ पर लोग आए, उन्होंने अपने पैर रखे, उतना जितना एरिया है उसको उन्होंने जनपद बोल दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BCE रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन नॉर्थ इंडिया। तो वो अलग अलग जगहों से लोग जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ आने लग गए। ओके, अलग अलग जगहों, जैसे फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब है। पिछले उस टाइम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ नहीं था, पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो वहाँ पे अलग जगहों से लोग नॉर्थ इंडिया की तरफ ट्रैवल करके आ रहे थे, ठीक। अब वहाँ से जो लोग आ रहे थे तो वो अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो जो लोग मान लो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रिलीजन के थे, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। हम भी क्लास में ऐसा करते हैं ना, या कहीं और करते हैं, जहाँ हम जाते हैं, अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ हमें कुछ इंडियंस मिल जाते हैं तो हम उनके ग्रुप में जाना प्रेफर करते हैं कि ये लोग इंडियन है, हमारे जैसे हैं। इसी तरीके से जो लोग अलग अलग जगहों से नॉर्थ इंडिया में आए, तो जो सेम कल्चर फॉलो करते थे, सेम लैंग्वेज, सेम कस्टम, वो लोग एक साथ इकट्ठा होकर उन्होंने ग्रुप बनाया, जिसको कि बोला जाता है क्लैन, CLAN, क्लैन उसको बोला उन्होंने।
वो लोगों ने ग्रुप्स वहाँ पे फॉर्म कर लिए और वही जो ग्रुप्स जहाँ जहाँ पे रुके उनको उस एरिया को उन्होंने कह दिया जनपद। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एज द पीपल फॉर्म क्लैंस और ग्रुप्स, जैसे उन्होंने ग्रुप बनाए, प्रोबेबली शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम, ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी और अ जनपद। मैंने आपको बताया जैसे उन्होंने ग्रुप बनाए अलग अलग, तो जो भी जहाँ वो रहने लग गए उस एरिया को उन्होंने बोल दिया जनपद। जिस टेरिटरी में वो रहने लगे उसको बोला जनपद। लेड बाय राजा और रूलर, और उस जनपद को एक राजा या रूलर जो है उसने वो किया, ठीक है ना, उसने उसको राज किया। सो जनपद आपको बता दिया मैंने, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल का फुट, ठीक है ना, जहाँ जहाँ लोगों के पैर पड़े। द जनपदास, नाउ द जनपद्स ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम। तो धीरे धीरे ट्रेड वहाँ पे होने लगा और जनपद और लोग वहाँ से आते गए और जनपद जो है वो और बड़े होते गए, ठीक है, सब आपस में कनेक्ट होते गए थ्रू द ट्रेड। By the 8th or 7th century BCE, some of those early states had merged together. The resulting bigger units were known as महाजनपदास। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाय 8th और 7th सेंचुरी तक, तो क्या बाय 800 से 700 BCE तक क्या होने लगा, जो छोटे छोटे जनपद थे वो आपस में कोलैबोरेट कर गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने बड़ा बना दिया जिसे उन्होंने बोला महाजनपदास। उन्होंने कहा ये छोटे छोटे ग्रुप से तो मज़ा नहीं आ रहा है, ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पा रहा है, अब मिल जाते हैं, और फिर उनकी पावर और बढ़ गई। Although the text have different list of them, the more frequent list gives the names of 16 महाजनपदास। तो बोल रहे 16 महाजनपद थे उस टाइम पर। तो ये 16 महाजनपदास एक्सटेंड कहाँ से हो रहे थे, दे वर एक्सटेंडेड फ्रॉम गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट। ये ऊपर दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट में गंधारा है, मैंने ब्लू से सर्कल किया हुआ है। उसके बाद अंगा इन द ईस्ट, ईस्ट में आपको अंगा दिख रहा है, एंड टू द अश्मका इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में अश्मका था। तो ये सब यहाँ तक एक्सटेंड किए थे। सोचो कितना बड़ा ग्रुप बन गया होगा। देयर मे हैव बीन अ फ्यू मोर अलॉन्ग विद सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यूइंग इंडिपेंडेंटली, और कुछ छोटे छोटे जनपद जो थे वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे, ठीक है, और ये सब पूरे एरिया में एक्सटेंड हो गए थे। तो आई होप आपको जनपद और महाजनपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ वी विल रीड थिंक अबाउट इट। Notice how many of the महाजनपदास are concentrated in the गंगा प्लेन्स। देखिए आपने कितने ज़्यादा महाजनपद थे गंगा प्लेन्स में। There are several possible reasons for this, including the growth of agriculture। अब इतने सारे लोग वहाँ पर आए कैसे, इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे लैंड जो थी वो बहुत फर्टाइल थी, वहाँ एल्यूवियल सॉइल थी जो कि बहुत फर्टाइल होती है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो गया। Growth of the agriculture in fertile Ganga plains, the availability of iron ore in the mountains and the hills, see below about the iron, and the formation of new trade networks। तो जहाँ जिस जगह पर पानी होगा, खाना होगा, ट्रेड करने के लिए आयरन मिल जाएगा उनको, तो उस जगह को कोई छोड़ना क्यों चाहेगा, वो सब वहीं पर रहेंगे, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। Now let's explore. The most powerful of these new states were मगध, कोसाला, वत्स एंड अवंती। आपने इनके नाम ज़रूर हिस्ट्री में सुने होंगे। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जो नए स्टेट्स बने उनमें सबसे पावरफुल ये चार थे। नाउ लुकिंग एट द मैप, कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल्स एंड हाउ मेनी कैन यू मैच विद द इंडियन सिटीज़ ऑफ टुडे। तो आज का जो हमारा मैप है करंट, वहाँ पे इंडियन सब सिटीज़ के नाम चेंज हो चुके हैं, तो उसमें आप इनमें से मैच करके कौन से बता सकते हो। तो चलो यहाँ फर्स्ट आपको दिख रहा है मगधा, उसी के ऊपर आपको कैपिटल उसकी दिख रही है राजगिरा। दूसरा उन्होंने पूछा कोसाला, जिसकी कैपिटल है आपकी श्रावस्ती, आज का वो मॉडर्न देश में अभी क्या है वो उत्तर प्रदेश। वत्स उसकी कौशाम्बी है जो कि नियर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही है। फिर अवंती है, उसकी कैपिटल है उज्जैनी, जो मॉडर्न डे में उज्जैन बन चुका है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपको सब दिख रहा है, ये मैंने सर्कल लगाया आपके लिए, और इसमें मैंने आपको आंसर भी लिख दिया है। ये देखो कैपिटल है महाजनपदास की, मगधा की है, कोसाला, वत्स और अवंती, और मैंने अभी भी लिख दिया है कि मॉडर्न डे में उनको क्या बोला जाता है। जैसे राजगिर को क्या बोलते हैं, बिहार, श्रीवस्ती को आपका उत्तर प्रदेश, और वत्स कौशाम्बी को क्या बोलते हैं, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश। उज्जैनी को बोलते हैं उज्जैन, और जो कि है मध्य प्रदेश में। अब आया हमारा सेकंड, कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ द रीजन्स मेंशन्ड इन द महाभारता। See figure 5.4 in the chapter India, that is Bharat, in grade 6, and is the names common to both the maps. What do you think this implies?
तो कुछ नहीं है, आपको इस मैप को कंपेयर करना है आपके चैप्टर जो ग्रेड 6 में आपने पढ़ा था उस मैप से। तो उसमें कुछ एरियाज हैं जो कि कॉमन है, बस यही बताना है। जैसे आपका गंधार हो गया, वो भी पहले था अब भी है। फिर अश्मका, वो पहले भी था अब भी है। द मैप 4.3 shows द महाजनपदास कैपिटल। अभी हमने पीछे मैप में सारी महाजनपदास की कैपिटल देखी। मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशंस एज फर्दर डिफेंस। तब इसको समझते हैं। उन्होंने क्या किया, जब अपनी उनकी कैपिटल्स थी उनको उन्होंने वेल फोर्टिफाइड वॉल्स, मतलब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, जिससे कि दुश्मन उनके किले के अंदर एंटर ना कर पाए, उनके कैपिटल में एंटर ना कर पाए। तो अपनी कैपिटल के चारों तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, ऐसे बड़ी बड़ी। और उसके अराउंड उन्होंने क्या किया, बहुत गड्ढे खोद दिए, और उन गड्ढों में लंबा बहुत डीप, ठीक, अगर, और उसके अंदर उन्होंने भर दिया पानी। देखो चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है इस तरीके से, ताकि अगर कोई दुश्मन आए तो उसको पहले तो वो पानी पार करना पड़े, है ना। आधे तो उसमें डूब जाएंगे, और फिर वो उन वॉल्स के ऊपर चढ़ कैसे पाएंगे, पानी से तो नहीं चढ़ सकते ना। तो ये उनका डिफेंस का पूरा मैकेनिज्म था। तो इसको हम बोलते हैं वेल फोर्टिफाइड वॉल्स। फोर्टिफाइड मतलब ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत ऊंची ऊंची, ठीक। अब हम आ गए यहाँ पर। ऑफन द गेटवेज थ्रू द रैम्पर्ट वॉल्स, रैम्पर्ट वही हो गए आपके फोर्टिफाइड ऊंची ऊंची दीवारें, वुड बी डेलिबरेटली केप नैरो। अच्छा, अब जो गेटवेज थे, मतलब जो इन जगहों के गेट थे वो बहुत छोटे बनाए उन्होंने। क्यों? अगर वो बहुत चौड़ा गेट बनाते तो सारे लोग, मान लो वॉर का टाइम है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मान लो दुश्मन की जो सेना है वो पूरी की पूरी अंदर आ जाएगी। छोटा सा अगर ओपनिंग होगा, छोटा सा गेट होगा, तो उसमें दुश्मन कितने आएंगे, एक एक दो दो करके आ पाएंगे ना, एक साथ तो सब आ नहीं जाएंगे, और तब उनको कंट्रोल करना उसको आसान रहेगा। So through the rampart walls would be deliberately kept narrow, so guards may control the movement of the people and the goods entering or leaving the city. तो जो लोग अंदर आ रहे हैं सिटी के या बाहर जा रहे हैं, तो गार्ड्स को वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चौड़े, अगर बहुत बड़े बड़े दरवाजे होंगे उसके, तो बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, गार्ड को पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आगे चलते हैं। इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट that most of those ancient capital continue to be living cities today. Modern cities that are often 2500 years old. मतलब उस टाइम की जो सिटीज चलती आ रही थी वो आज भी हैं, ठीक है, और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो आज भी वो आज की वो मॉडर्न सिटीज़ हैं, और ये कितनी पुरानी है, 2500 साल पुरानी। चलो अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। जैसे इंडिया की जो है, हम इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हम इलेक्शन होते हैं, वोट करते हैं और अपने लीडर खुद चुनते हैं। तो ईच जनपद हैज़ एन असेंबली और काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति। तो हर जनपद, जब हमने जनपद पढ़ा क्या होता है, उसकी अपनी एक असेंबली थी, और जिसको क्या कहा जाता था, सभा या फिर समिति। वो अपनी असेंबली को सभा या फिर समिति बोलते थे, जहाँ पे मैटर कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस। तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई ग्रुप को, कोई दिक्कत आ गई, किसी भी टाइप की परेशानी कोई है, तो वो वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर on India's cultural roots that the word Sabha and Samiti first appear in the Vedas, India's most ancient text। तो आपको पता है हमारे पुराने पुराने टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, उनमें से वेद सबसे पुराने हैं, ठीक है। तो उसमें भी सभा और समिति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। We may assume that most of the member were elder in the clan। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो वहाँ पे कुछ समझदार लोग होंगे, है ना, तभी वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। The Raja was not expected to rule independently or arbitrarily. A good ruler was supposed to take advice from those assemblies apart from the minister and administrator। तो वहाँ पे जो राजा है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था, ठीक है। ही वॉज नॉट सपोज, कि ऐसा नहीं कि वो खुद ही कुछ सोच ले और कर दे, उसको सबकी सलाह लेनी पड़ती थी। इसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। Indeed, according to some text, an incompetent ruler could be removed by assembly। और अगर असेंबली को कभी भी लगा कि ये राजा काम का नहीं है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर ये फेयर डिसीजंस नहीं ले रहा, तो वो उसको हटा सकती थी। Of course, while such mentions are significant, it does not mean that this was an established law। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ पर, चेक करने के लिए असेंबलीज थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई एस्टेब्लिश लॉ वगैरह ऐसा सब नहीं था उस टाइम पर। लेट अस रिमेंबर
दैट द डेटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड्स इज इनकम्प्लीट। फिलहाल ये डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट है, पूरी डिटेल्स नहीं है हमारे पास। इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम द महाजनपदास एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जनपदास। तो वो बोल रहे हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम में जो महाजनपदास थे वो एक्सपैंड किया उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनपदास। तो जनपद थे वो छोटे थे, तो महाजनपदास ने उनके प्रिंसिपल्स को और एक्सपैंड किया। तो सम वर इन इफेक्ट मोनार्कीज इन द सेंस दैट राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो कुछ जनपद में, कुछ महाजनपद में कैसा था, जैसे 16 महाजनपद थे, राइट। तो कुछ में तो आपका डेमोक्रेसी काम करती थी कि जहाँ पर वो चाहते थे कि जो अच्छा शासक है, अच्छा राजा है, वो दूसरों की सलाह लेकर काम करे, और जो असेंबली है वो उस राजा को हटा भी सकती है अगर वो ठीक से काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ जगहों पे क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब जो राजा ने कह दिया वही सब पत्थर की लकीर है, जो राजा डिसीजन लेगा वही सबसे ज़्यादा मान्य होगा, चाहे वो गलत ले या सही ले। Some were in effect monarchies in the sense that the Raja was the ultimate authority, supported by ministers and an assembly of, तो वो बोल रहे हैं वो सिर्फ राजा का ही रूल चलता था वहाँ, एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, कुछ एल्डर लोग और मिनिस्ट्री के लोग वहाँ पे उसकी हेल्प करते थे। His position was hereditary in the sense that Raja would usually be the son of the previous one. तो ये उनका पुश्तैनी काम चलता था। कैसे, आज राजा है, फिर उस कल को उसका बेटा जो है वो राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा। तो इसी तरीके से वही अपनी रॉयल फैमिली रहते थे। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस ऑन और रेवेन्यू, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो किंग का क्या काम था, टैक्स कलेक्ट करना, वहाँ से पैसे कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, फोर्टिफिकेशंस बनाना अपनी कैपिटल के अराउंड, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाना जिससे कि दुश्मन अटैक ना कर पाए। और क्या करते थे वो, मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस। तो अपनी आर्मी वो मेंटेन करके रखते थे, उनको पूरा तैयार करते थे, उनको वेपन्स वगैरह देते थे, ये सब उनका काम था। एज द केस मे बी। मगधा लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ टुडेज बिहार, ये हम पीछे मैप में देखा है हमने। कोसला इन द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अवंती इन द पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश, तो आज की डेट में मध्य प्रदेश में है। वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स, तो कोई आपसे पूछेगा सबसे पावरफुल स्टेट्स कौन कौन से थे, तो आप बताएंगे मगधा, कोसला एंड अवंती। ठीक है, चलो। नाउ हाउएवर एटलीस्ट 2 महाजनपदास, वज्जी या जिसको आप वृज्जी भी बोलते हैं, एंड द नेबरिंग मल्ला हैड डिफरेंट सिस्टम। तो ये जो 2 महाजनपद थे इनके पास डिफरेंट सिस्टम था। इनका क्या सिस्टम था, इनके पास सभा या समिति थी जिसमें जिनको ज़्यादा पावर दी हुई थी और वही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे डिस्कस करके और वोटिंग करके, अगर ज़रूरत पड़े तो वो वोटिंग भी करते थे। ठीक है, और सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ राजा, और इसके अंदर वो राजा को भी इसी तरीके से सेलेक्ट करते थे। तो अब ये सभा या समिति में कौन लोग होते थे, ये लोग एल्डर लोग होते थे, समझदार लोग होते थे, वो मिलकर डिसीजन लेते थे। तो ये दो महाजनपद हैं, आपका एक वज्जी और दूसरा मल्ला, इनमें डिफरेंट सिस्टम था। ठीक है ना, इसके अंदर आपकी सभा और समिति थी। पहले आपने डेमोक्रेसी पढ़ी, मोनार्की पढ़ी, लेकिन यहाँ पे सभा और समिति थे जिनके पास पावर होती थी और वो उस पावर से आपके डिसीजंस लेते थे और प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और राजा को भी सेलेक्ट कर सकते थे वोटिंग के थ्रू। ठीक, सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ राजा। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपदास विच वर कॉल्ड गणस और संघस वर नॉट मोनार्कीज। तो इनको आप और क्या बोलते थे, गणस और संघस, ये मोनार्कीज नहीं थे। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, दे आर डेमोक्रेटिक। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंस द मेंबर ऑफ असेंबली वर द वंस टू सेलेक्ट द रूलर एंड टेक द मेजर डिसीजन, क्योंकि मेंबर ऑफ असेंबली जो थे वही मेजर डिसीजन लेते थे और अपना गवर्नमेंट को, अपना राजा को चुनते थे। समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो 2 महाजनपदास के नाम बताओ जिनके यहाँ सभा या समिति होती थी, तो आप बताओगे वज्जी और मल्ला। ठीक है, अब ये आपका है रूइंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एट कौशाम्बी, कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद। तो बच्चों ये पार्ट 1 मैंने ख़त्म किया, अभी आधा चैप्टर आपको और बचा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी बचे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, उसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 बनाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तब तक बच्चों आप अपने दूसरे सब्जेक्ट साइंस और हिंदी उसके भी वीडियोज़ चेकआउट करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। टिल देन बाय बाय।